हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन बाय डब्ल्यू एम डेविस। डब्ल्यू एम डेविस ने 19वीं शताब्दी के अंत में लैंडफॉर्म्स के बारे में बताया है कि जो लैंडफॉर्म होते हैं वो स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज, इन तीनों के फंक्शन से बनते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? तो जो भी लिथोलॉजी, जो भी भूमि पे ऊपर हम लोग जो चट्टान या जो लिथोलॉजी देखते हैं उस पे जिस तरह का टेक्सचर है उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिस पर हम रहते हैं। और ये कैसे बनता है? तो ये है प्रक्रिया। स्ट्रक्चर हो गया, संरचना, प्रक्रिया होगी। प्रक्रियाएं दो तरह की हो सकती हैं, एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक जो है वो ऊपर जो कार्य करते हैं, यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर जो काम करते हैं, यानी हवा, पानी और जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, नमी है, इनकी वजह से जो भी तरह का इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है, ये सारे एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में आते हैं। एंडोजेनेटिक हो गया जो अंदर, पृथ्वी के अंदर से जो गर्मी से बाहर की ओर निकलती है, लावा और मैग्मा, और जो अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं, या तो ऊपर आकर आपको इग्नियस रॉक्स बनाएंगी या फिर सेल डाइक्स और इस तरह की चीज़ें बनती हैं, और बाद में इनके ऊपर हवा, पानी और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी की वजह से चेंजेज आते हैं। तो वो हो गया प्रोसेस। और स्टेज हो गया सक्सेसिव फेज ऑफ लैंडफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको आप समझिए कि समय की बात करता है कि जैसे एवोल्यूशन हुआ किसी चीज़ का, तो वो कितना समय लिया। एक मनुष्य का जीवन ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल हो सकता है, लेकिन जो लैंडफॉर्म का स्टेज है वो 1000 साल या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कई बार लाखों साल भी होते हैं। तो स्ट्रक्चर प्रोसेस स्टेज में स्ट्रक्चर जो हम देख सकते हैं, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा इस पर ध्यान दें कि आप अगर यूनिफॉर्मिटिज्म का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट इज की टू पास्ट, आज का देख के हम पता कर सकते हैं कि पहले क्या था, क्योंकि प्रोसेस हमेशा से रहा है पृथ्वी पर। जो प्रक्रियाएं एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक हमेशा से रही हैं। तो आज जो स्ट्रक्चर बदला है वो कहीं ना कहीं पहले भी वही प्रोसेस था। तो हम कहीं ना कहीं पुराना प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि पहले ये किस तरह की लिथोलॉजी थी। और स्टेज, जैसा कि मैंने बताया, डब्ल्यू एम डेविस साहब ने इसको क्लियरली 3 फेज में बढ़ाया है। इसके लिए इन्होंने कुछ एजम्पशंस भी लिए थे। इनका कहना था कि जो लिथोलॉजी जो हम लोग देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो होमोजीनियस है, एक जैसा है। और दूसरा इनका एजम्पशन है कि अपलिफ्टमेंट जो है इस जो क्रस्टल ऊपर का जो क्रस्ट है लिथोस्फीयर पे जो देख रहे हैं, वो अचानक एक अपलिफ्टमेंट होगा, और जब तक वो होगा उतनी देर कोई तरह का इरोजन नहीं होगा। उसके बाद इरोजन तभी शुरू होगा जब अपलिफ्टमेंट बंद हो जाएगा। इसके बाद एक लंबा क्रस्टल स्टेबिलिटी होती है, और जो पूरा ये एरिया है वो ह्यूमिड होना चाहिए, वहाँ नमी होनी चाहिए, और ये ट्रॉपिकल एरिया होगा, यानी कि इक्वेटर से 20 साढ़े 23 डिग्री ऊपर उत्तर और दक्षिण के बीच का ही ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक के ही एरिया में, और नदी घाटी में ये होगा। तो ये फ्लूवियल इसको कहते हैं, यानी कि नदी घाटी या नदियों का के द्वारा जो ये इरोजन चलाया जाता है। अब इसमें जब अपलिफ्टमेंट हो जाता है तो उसके बाद फिर छोटी छोटी नदियां जो हैं वो निकलने लगेंगी, और उसके बाद एक एब्सोल्यूट रिलीफ और रिलेटिव रिलीफ। अभी हम इसको डायग्राम में देखते हैं। ये आप देखिए, ये है एक इनिशियल रिलीफ था, और अपलिफ्टमेंट के बाद ये ऊपर चला गया, मैक्सिमम रिलीफ चला गया। उसके बाद क्या होता है, जब ये रुक जाता है अपलिफ्टमेंट, उसके बाद ये 3 स्टेज में, यानी यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड, ये एक तरह से जैसे हमारे मनुष्य का जीवन है, उसी तरह से इन्होंने इसको एक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट लिया, यानी कि इसको 3 भाग में बांट दिया कि यहां से यूथ, मैच्योर एक बीच में आएगा, और एक लास्ट में ओल्ड स्टेज आएगा। 3 स्टेज आ जाएंगे, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन होते रहेंगे इनमें। और इसमें यूथफुल स्टेज जब होगा तो अपलिफ्टमेंट हो गया, और यहाँ अपलिफ्टमेंट की वजह से कई छोटी छोटी स्ट्रीम्स बन गई, रिल्स एंड गलीज बन गई, बाद में जाके एक दूसरे से मिलती चली गई, और इनमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो टूट टूट के शुरुआती इरोजन से हैं, उनके थ्रू डाउन कटिंग, यानी नीचे की तरफ पोर्ट होल ड्रिलिंग, वो उन छोटे छोटे टुकड़ों से चोट मारते हुए वर्टिकली नीचे की तरफ वर्टिकल इरोजन करते हुए ये वी शेप वैलीज बनाते जाती हैं, और इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है।
उसके बाद जो वाटर डिवाइड होता है यहाँ पर जहाँ की दो बड़े बड़े स्ट्रीम्स के बीच का एरिया होता है, और फिर इसके अलावा बहुत सारे रैपिड्स और वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, और ये सारी चीजें यूथ स्टेज खत्म होते होते खत्म भी हो जाएंगी। उसके बाद इसमें रिवर कैप्चर को भी देखा गया है, और ये पूरा लैंडफॉर्म है यूथ स्टेज का। मैच्योर स्टेज में शुरुआत में जो है वो वैली जो है वो डीपनिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी और वैली अपने किनारे बढ़ते चले जाएगी। अपना वैली वैडनिंग यानी कि लैटरल इरोजन शुरू हो जाएगा, वर्टिकल कम हो जाएगा, इरोजन साइड के बढ़ते चले जाएंगे, और ये आके एलुवियल फैन एंड कोन्स भी बनाएंगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा जब कई एलुवियल फैन कोन मिल जाते हैं तो पिडमोंट प्लेन बन जाते हैं, और बहुत दूर तक एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन बनेंगी। इसमें देखिए ऑक्सबो लेक्स बन रहे हैं, और इनके जो अपने किनारे हैं यहाँ नेचुरल लेवी यानी कि नेचुरल बांध बांध के तरह ये बना देती हैं। जब ओल्ड स्टेज में जाएंगे तो ये अपने बेस लेवल की तरफ जाने लगेगी, और इसकी चैनल ग्रेडियंट काफी कम हो जाएगी, वेदरिंग प्रोसेस बढ़ जाएगा, सेडिमेंटेशन बढ़ जाएगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा और जमा करना बढ़ जाएगा। और ये यहाँ पर जो रिवर है, जो वहां पर आप ऑक्सबो लेक देख रहे हैं, यहाँ मेंडरिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है, और फ्लड प्लेन्स बहुत ही नीचे का स्लोप हो जाते हैं। उसके बाद डेल्टा बनना शुरू हो जाएंगे, और कहीं पूरा दूर दूर तक पेनिप्लेन दिखेगा, कहीं कहीं छोटे छोटे मतलब लगेगा जैसे कि पहाड़ियां हैं छोटी सी, वो है मोनैडनॉक, वो दिखेंगे आपको। और इस तरीके से यहाँ पर जाकर जो एंट्रोपी है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है, यानी कि डिसऑर्डर ऑफ रिलीफ सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है। अब ये भी हो सकता है कि बीच में कोई तरह का वोल्केनिक इरप्शन आ जाए या कोई तरह का क्लाइमेटिक चेंज आ जाए तो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन रुक जाए, इसको एक्सीडेंट कहा जाता है। और इस एक्सीडेंट के बाद हो सकता है कि वो फिर से एक और साइकिल शुरू हो जाए, उसको रिजुविनेशन कहा जाता है। तो रिजुविनेशन जब होगा तो फिर से वो 3 फेजेज आएंगे, और इस तरह का देखा गया जैसे पॉलीसाइक्लिक, इनको पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं या मल्टीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं, जैसे छोटा नागपुर रीजन में पाया गया है। इसका लिमिटेशन क्या है इस थियरी का? सबसे पहला तो कि जो अपलिफ्टमेंट हुआ वो रैपिड नहीं हो सकता है। दूसरा कि जो ये कह रहे हैं कि जो इरोजन हो रहा है वो डिस्टर्ब भी हो सकता है। तीसरा कि अपलिफ्टमेंट और डिनुडेशन, इनको इन्होंने सेपरेट प्रोसेस कहा है कि पहले अपलिफ्टमेंट होगा उसके बाद इरोजन होगा, वो भी नहीं पॉसिबल है। उसके बाद चौथा है कि इन्होंने कहा है कि बहुत लंबे समय तक क्रिस्टल स्टेबिलिटी होती है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं कि जो लिथोलॉजी, जो रॉक का स्ट्रक्चर है, जिस बेस पे जो रॉक जहाँ पे होमोजीनियस था अपलिफ्टमेंट के पहले, तो ऐसा कहीं ऑब्जर्व नहीं किया गया अभी तक। फिर ये कहते हैं कि एंट्रोपी मैक्सिमाइज होता है लास्ट में, लेकिन किसी भी ओपन सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद।